हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स लेंगे और कौन सा सेक्शन जो है हम कवर करने वाले हैं तो दैट इज़ नेशनल न्यूज़। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंड हैंड्स टू इम्पार्ट स्किल्स टू यूथ्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। तो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामने आई हैं और जो हमारे ट्राइब्स हैं इंडिया के उनमें स्किल्स इम्पार्ट करेंगी। तो दैट इज़ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये इस तरीके की स्किल्स उनमें इम्पार्ट करेंगी जिससे कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ईजिली जो है जॉब एक्वायर कर सकें। नेक्स्ट इज विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज ग्रांटेड प्रेस्टिजियस नवरत्ना स्टेटस बाय गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज टिल डेट हमारे इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिनको नवरत्ना का स्टेटस दिया जा चुका है तो दैट इज़ 17। तो अब हाल ही में जो इरेडा है जिसका फुल फॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उसको नवरत्ना का स्टेटस दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इरेडा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसको बैंक का दर्जा नहीं दिया गया है, बट ये स्टिल जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लोन्स या फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। और इससे होगा क्या कि अगर ये कंपनी अप टू 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो इसको गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको जो है गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती थी अगर वो अप टू 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। तो हाल फिलहाल जो इरेडा है उसको नवरत्ना का स्टेटस दिया जा चुका है। विच ट्राइब इन इंडिया हैज़ वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोकसभा इलेक्शंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ने जो है ये लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। इसके मेंबर्स ने जो है वो लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। तो शोम्पेन ट्राइब है जिसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। और अगर बात की जाए कि इस ट्राइब का स्टेटस क्या है तो दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो जो हमारे यहाँ पर ट्राइब्स होती हैं अगर उसमें कोई बहुत ही पिछड़े लोग होते हैं तो उनको पीवीटीजी का दर्जा दिया जाता है। हाल फिलहाल हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ पीवीटीजीज 75 हैं और ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है, ठीक है। और एक हमारे यहाँ पर जो 4th 5 ईयर प्लान था उसमें एक देबर कमीशन जो है स्थापित किया था जिसके रिकमेंडेशंस की वजह से जो हमारे ट्राइब्स हैं उनको बाइफर्केट कर दिया गया था जिसमें से जो पीवीटीजीज हैं उनको बनाया गया था। और अगर बात करें कि जो ये शोम्पेन ट्राइब है किस एरिया में रिसाइड करती है तो दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। विच सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर द इन्वेस्टर्स टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स। तो हाल ही में कौन सा जो सिस्टम है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसमें जाकर जो है हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं तो दैट इज़ स्कोर्स 2। इससे पहले भी एक पोर्टल बनाया गया था जहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते थे तो दैट इज़ स्कोर 1 जो कि 2011 में जो है लॉन्च किया गया था, बट अब इसको शट डाउन कर दिया गया है और इसके प्लेस पर जो पोर्टल बनाया गया है तो दैट इज़ स्कोर्स 2। विच पोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से पोर्ट को जो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब का दर्जा दिया जाएगा तो दैट इज़ विजिंजम पोर्ट जो कि केरला में है। इसके ओनर कौन है तो दैट इज़ अदानी पोर्ट्स। और ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है तो दो पार्टीज़ इसमें शामिल हैं, एक तो अदानी पोर्ट्स और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है। 2015 में जो है इस प्रोजेक्ट को चालू किया था और इस फिस्कल ईयर में जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट हब का अगर कॉन्सेप्ट समझें तो ट्रांसशिपमेंट हब वो होता है जहाँ पर जो बड़ी शिप्स हैं उसमें से जो गुड्स हैं वो छोटी शिप्स में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उन छोटी शिप्स में से जो वो गुड्स हैं छोटी छोटी जो अपने प्लेसेस हैं इंडिया में वहाँ पर उतारे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई फैसिलिटी इंडिया में थी नहीं। अभी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो ट्रांसशिपमेंट हब्स हैं उनको हम यूज़ करते थे इस काम के लिए, बट अब जो है इस ट्रांसशिपमेंट हब का काम पूरा कर लिया जाएगा। और कहाँ पर पूरा होगा ये तो दैट इज़ विजिंजम पोर्ट जो कि केरला में है।
विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप? तो कौन सा प्राइवेट बैंक होगा जो कि अपनी ब्रांच जो है लक्षद्वीप में खोलेगा, और जो कि पहला प्राइवेट बैंक होगा, तो दैट इज़ HDFC। तो बात करें कि कौन से एरिया में जो है ये अपनी ब्रांच खोलेगा, तो कवरत्ती आइलैंड है लक्षद्वीप में, वहाँ पर ये ब्रांच खोलेगा बैंक। और अगर बात करें कि HDFC बैंक के CEO कौन है प्रेजेंट में, तो दैट इज़ शशिधर जगदीशन। और कब स्थापित किया गया था इस बैंक को, तो दैट इज़ इन द ईयर 1994। और कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था इसको? मुंबई में। और हाल फिलहाल जो हेडक्वार्टर्स हैं इसके, वो भी मुंबई में ही हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इज़ अनवील्ड इन विच सिटी? तो किस सिटी में जो है इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक का अनावरण हुआ है, तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसके हेडक्वार्टर्स में जो है इसको स्थापित किया गया है। CSIR की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और कब स्थापित की गई थी ये, तो दैट इज़ इन द ईयर 1942। अगर अचीवमेंट्स की बात करें CSIR की, तो जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था अपना परम, तो वो भी इसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने डिज़ाइन किया था। तो जो ये क्लाइमेट क्लॉक है, तो इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये बताएगी कि किस वक्त तक जो है हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉक है, और न्यू दिल्ली में जो है इसको स्थापित किया गया है। लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल थ्रिसुरपूरम 2024 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो दैट इज़ इन केरला। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये साल में कितनी बार ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो एक बार इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है कि कौन से जो टेम्पल में है इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो दैट इज़ वडक्कुनाथन टेम्पल है केरला में, जहाँ पर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। मनरेगा's वेज रेट्स आर रिवाइज्ड रिसेंटली अकॉर्डिंग टू इट विच स्टेट इज़ गिविंग हाइजेस्ट वेजेस पर डे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा है जो कि सबसे ज़्यादा वेज रेट्स दे रही है अपने वर्कर्स को जो कि मनरेगा के अंडर काम कर रहे हैं। और वेज रेट क्या है हरियाणा में, तो दैट इज़ 374 रुपीज़ पर डे। और अगर बात की जाए कि कौन सी स्टेट्स हैं जो कि सबसे कम वेज रेट्स दे रही हैं अपने वर्कर्स को जो कि मनरेगा के अंडर काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, जो कि 234 रुपये प्रतिदिन जो है मजदूरी दे रहे हैं। और अगर बात की जाए कि ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है थ्रू आउट कंट्री वेज रेट्स में, तो दैट इज़ 4 to 10%। विच कंपनी इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस एयर टैक्सीज बाय 2026? तो 2026 तक कौन सी कंपनी जो है एयर टैक्सीज इंट्रोड्यूस करेगी इंडिया में, तो दैट इज़ इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। आपको ये तो पता ही होगा कि जो इंडिगो एयरलाइंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरलाइन है, वो इसी एंटरप्राइजेस के अधीन आती है। और जो ये एयर टैक्सी होगी किस रूट पर चलेगी, तो ये रूट जो डिसाइड हुआ है वो है दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। और चार्जेस क्या होंगे पैसेंजर्स के लिए इसमें, तो दैट इज़ 2000 to 3000 रुपीज़ पर पैसेंजर। और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगी, तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब वर्टिकली ये टेक ऑफ करेगा और वर्टिकली ही ये लैंडिंग करेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें यूज़ होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये पहली बार इंडिया में होगा कि जो एयर टैक्सीज होंगी वो इंट्रोड्यूस होंगी। Who is the Indian leader set to feature on the cover of Newsweek magazine after Indira Gandhi? तो कौन सा भारतीय नेता है जो कि न्यूज़वीक मैगजीन के कवर पर आएगा, तो दैट इज़ नरेंद्र मोदी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंदिरा गांधी के बाद ये पहली बार ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो मैगजीन है कहाँ पर पब्लिश होती है, तो दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। India has joined hands with which country to promote education, research in संस्कृत? तो जो इंडिया है उसने किस कंट्री के साथ में है जो हाथ मिलाए हैं ताकि जो संस्कृत है उसको आगे बढ़ाया जाए, तो दैट इज़ नेपाल, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा
कि जो गुरुकुल्स हैं उनको स्थापित किया जाए। और गुरुकुल्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो ये हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं संस्कृत, पाली और प्राकृत, उनको पढ़ाया जाता है। तो इसमें होगा क्या कि जो स्कॉलर्स होंगे फ्रॉम बोथ द कंट्रीज वो आएंगे और रिसर्च करेंगे संस्कृत लैंग्वेज पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि नेपाल के साथ जो है इंडिया ने हाथ मिलाया है संस्कृत को प्रमोट करने के लिए। विच स्टेट इज लीडिंग इन इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो जो सेंटर के द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाया गया है उसमें कौन सी जो स्टेट है वो लीड कर रही है, तो दैट इज़ मध्य प्रदेश। और ये जो प्रोग्राम है इसमें डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और जो स्टेट है वो अगर उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से करता है तो उसको जो है अवार्ड दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश जो है इस वक्त लीड कर रही है इस प्रोग्राम में। और इसके तहत जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं तो वो हैं दैट इज़ ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन और मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। According to the World Health Organization's 2024 Global Hepatitis Report, what is the ranking of India in hepatitis B and C cases? तो इंडिया की रैंकिंग क्या है हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस में? तो दैट इज़ सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रैंक फर्स्ट किसकी है? तो दैट इज़ चाइना। अगर बात की जाए कि इस वक्त हाल फिलहाल इंडिया में कितने केसेस हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी के, तो दैट इज़ 3.5 करोड़, बहुत ज़्यादा है। और ये भी आपको ध्यान रखना है साइंस के पर्सपेक्टिव से कि कितने प्रकार के जो हैं हेपेटाइटिस होते हैं, तो दैट इज़ 5, A, B, C, D एंड E। और हेपेटाइटिस होता क्या है? ये जो लीवर में सूजन होती है इन्फेक्शन की वजह से और वायरसेस की वजह से, उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया की जो रैंक है वो है सेकंड। Which port emerges as India's top cargo handling port in 2023 और 24? तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में कौन सा जो पोर्ट है उसको टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट का दर्जा मिला है? तो दैट इज़ पैराडीप पोर्ट। और इसने सरपास किसको किया है? तो दैट इज़ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। ठीक है। और अगर बात की जाए इस पोर्ट की तो ये इस्टेब्लिश किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1962 में, और इसको टेक ओवर कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी ईयर में? दैट इज़ इन द ईयर 1965। इंडिया हैज़ डोनेटेड एम्बुलेंसेज एंड स्कूल बसेस टू विच कंट्री रिसेंटली? तो किस कंट्री को जो है इंडिया ने एम्बुलेंसेज और स्कूल बसेस प्रोवाइड किए हैं रिसेंटली? तो दैट इज़ नेपाल। और कितने व्हीकल्स, टोटल व्हीकल्स जो है इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं नेपाल को? तो दैट इज़ 35 एम्बुलेंसेस और 66 स्कूल बसेस जो हैं इंडिया ने दी हैं। और जो इनमें से 2 व्हीकल्स होंगे वो पर्टिकुलरली जो है अर्थक्वेक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेट किए जाएंगे। और वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो दैट इज़ जाजरकोट और वेस्ट रुकुम। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, हु इज़ एट पोजीशन 9 इन द लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड? तो अरबपतियों की लिस्ट में पोजीशन 9 पर कौन है? तो दैट इज़ मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। और फर्स्ट पोजीशन पर बात की जाए तो दैट इज़ बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली हैं। सेकंड पोजीशन पर है इलॉन मस्क, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। और अगर यंगेस्ट इंडियन बिलियनियर की बात की जाए तो वो हैं इस लिस्ट में निखिल कामत, जो कि को फाउंडर हैं ज़ीरोदा के। और जो सबसे ज़्यादा अरबपति हैं इस लिस्ट में वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो दैट इज़ फ्रॉम यूएसए। इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर इज़ लॉन्च्ड एट विच इंस्टीट्यूट? तो किस इंस्टीट्यूट में जो है फर्स्ट जीन थेरेपी सेंटर जो है लॉन्च किया है? तो दैट इज़ इन आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। और अगर बात की जाए कि इस थेरेपी का दूसरा नाम क्या है, तो दैट इज़ कार टी सेल थेरेपी। इसमें होता क्या है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके टी सेल्स जो होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है उनकी बॉडी में से, फिर उनको लेबोरेटरी में लाया जाता है और उनको मॉडिफाई करके फिर से जो है पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है ताकि जो कैंसर के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है
और इसको स्थापित कहाँ पर किया गया है, तो दैट इज़ इन IIT बॉम्बे। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा, तो राज्यसभा से कौन से जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं अब रिटायर हो गए हैं, तो दैट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। 2 बार ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कौन से वर्ष में जो है ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो दैट इज़ इन द ईयर 2004। और कब तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, तो टिल 2014 जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये गवर्नर भी रह चुके हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और इनका कार्यकाल क्या रहा था, तो दैट इज़ फ्रॉम ईयर 1982 टू 1985, ठीक है। जो हमारे PV नरसिम्हा राव जी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट की थी। एक तो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो कि 1991 में हुई थी। फिर एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, नरेगा एक्ट, जो कि 2005 में लाया गया था, जिसके तहत जो हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन का जो है काम दिया जाता है। तो ये जो पॉलिसी है वो भी ये लाए थे। फिर एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया था, वो भी ये ही लाए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आपको ये ध्यान रखना है। The 19th annual meeting of the secretaries of the Security Councils of the Shanghai Cooperation Organization member states was held in which city, तो किस सिटी में ये जो है काउंसिल हुई है, तो दैट इज़ अस्थाना, कजाकिस्तान, ठीक है। और इंडियन जो डेलीगेशन था उसको हेड किसने किया है, तो दैट इज़ अजीत डोभाल, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ठीक है। SCO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जून 15, 2001 में। हाल फिलहाल इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं, तो दैट इज़ 9। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज़ इन द ईयर 2017। हाल फिलहाल जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं इन बीजिंग, चाइना। और करंट चेयरमैन कौन है इसके, तो दैट इज़ कजाकिस्तान। इंडिया प्लान्स टू एंड यूरिया इम्पोर्ट्स बाय विच ईयर, तो किस वर्ष तक जो है हम यूरिया के इम्पोर्ट रोक देंगे, तो दैट इज़ बाय द ईयर 2025। और अगर बात की जाए कि यूरिया का प्रोडक्शन कितना हुआ है इंडिया में इन द ईयर 2022-23, तो दैट इज़ 284.95 लाख टन्स, ठीक है। और हम जो इस यूरिया का इम्पोर्ट क्यों रोकेंगे, बिकॉज अब जो हम हैं वो नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड DAP यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि एक प्रोग्राम लाया गया था, दैट इज़ PM प्रणाम, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें जो है हमारे फार्मर्स उनको सब्सिडी दी जाती है ताकि वो अदर जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूरिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यूरिया का इम्पोर्ट किस ईयर तक रोक देंगे, तो दैट इज़ बाय द ईयर 2025। शक्ति, अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शक्ति या फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस ऑर्गेनाइज किया गया, तो दैट इज़ बाय संगीत नाटक एकेडमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब से कब तक इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया, तो फ्रॉम अप्रैल 9 to 17, ठीक है। इनॉग्रेशन इसका हुआ था कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी असम में है। और उसके बाद ये जो 7 शक्तिपीठ्स हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति अ फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो दैट इज़ बाय संगीत नाटक एकेडमी। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल विल बी अप्लाइड फ्रॉम विच डेट, तो वन व्हीकल वन फास्टैग रूल किस डेट से अप्लाई किया जाएगा, तो दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। और इससे होगा क्या कि अगर आपकी गाड़ी पर 2 फास्टैग्स हैं तो उसमें से एक ही फास्टैग जो है वो काम करेगा, जो कि आपने रिसेंटली परचेस किया है। जो भी फास्टैग आपने रिसेंट परचेस किए हुए फास्टैग से पहले परचेस किया है, तो वो जो फास्टैग है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रूल कब से अप्लाई होगा, तो दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024।
सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।